तरुण हट जाओ मेरे सामने से, और ये तुम हर वक्त मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो जाते हो। ये कहते हुए मीरा के माथे पर गुस्से से बल पड़ गए, तो तरुण भी पीछे हट गया और गुस्से से मीरा को घूरने लगा। जब मीरा ने तरुण को खुद को ऐसे घूरते हुए देखा, तो कहने लगी, तरुण अपनी नजरें नीची करो और हर वक्त मुझे यूं घूरा मत करो, समझे ना। तब तरुण कहने लगा, मीरा इतना भी गुरूर मत किया करो अपने आप पर, क्योंकि जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तुम्हारा ये गुरूर पल भर में ही खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही मीरा गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो तरुण को कुछ भी कहती, उसकी नजर सामने से मुस्कुराते हुए आ रहे सूरज पर पड़ी। सूरज ने पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम इतनी नाराज क्यों हो। तो मीरा कहने लगी, कुछ नहीं सूरज, अंकल ने तुम्हारे इस बदतमीज भाई को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। सूरज ने एक नजर तरुण की ओर देखा, जो नजरें नीची करके ऐसे तो खड़ा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। सूरज ने मीरा से कहा, यार मीरा, तुम क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती हो, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है इसने। तब मीरा ने सूरज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस गुस्से से तरुण को घूरने लगी। तो सूरज ने कहा, अच्छा अब यहीं दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी। ये कहते हुए सूरज मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। तो मीरा सूरज से कहने लगी, तुम नहीं जानते हो सूरज, लेकिन ये तरुण बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है। सूरज ने कहा, नहीं मीरा, तुम तरुण को गलत समझ रही हो, वो जैसा रूप दिखता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मीरा, तुम तरुण से लड़ाई मत किया करो यार, तुम्हें पता भी है कि जब मेरे माँ पापा की मौत हुई थी ना, तब मैं सिर्फ 4 साल का था, और जब तरुण के पापा मुझे अपने साथ इस घर में ले आए थे, तब तरुण की उम्र सिर्फ 3 साल की थी। मैं अपने माँ पापा की मौत के बाद इतना ज्यादा रोता था कि तरुण के मम्मी पापा तरुण को छोड़कर मेरा ज्यादा ख्याल रखने लगे थे, क्योंकि मेरे पापा ने मरते वक्त तरुण के पापा से वादा लिया था कि वो मेरा बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही ख्याल रखेंगे और मेरी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देंगे। और तरुण के पापा भी आज तक अपना वादा निभाते आ रहे हैं, और उन दोनों ने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया है, और यही वजह है कि मेरे लिए भी वो दोनों मेरे माँ बाप से भी बढ़कर हैं। जो प्यार और देखभाल तरुण को मिलना चाहिए था, वो सब मुझे मिल रहा था, बस इसीलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। इस वक्त तरुण को और कुछ नहीं, बल्कि हम सबके प्यार और देखभाल की जरूरत है। तब मीरा दांत पीसते हुए कहने लगी, नहीं सूरज, उसे प्यार की नहीं, बल्कि थप्पड़ों की जरूरत है, और सबसे ज्यादा तो तुमने उसे अपने सिर पर चढ़ा रखा है। देखा नहीं तुमने कि तुम्हारे सामने वो कैसे नजरें झुकाए खड़ा था, जैसे कि बहुत ही शरीफ इंसान हो, और तुमसे नजरें बचाकर वो हर वक्त मुझे अजीब नजरों से घूरता रहता है। तब सूरज ने कहा, यार मीरा, अच्छा तुम इस तरुण के बच्चे को छोड़ो और ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। आओ मीरा, मेरे साथ चलो। इतना कहकर सूरज उसे ऊपर अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तो मीरा कहने लगी, ऐसी भी कौन सी बात है सूरज, जिसके लिए तुम्हें कमरे का दरवाजा बंद करना पड़ा। तब सूरज ने कहा, वो इसलिए मीरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिलहाल मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई भी ये बात सुने, क्योंकि अभी ये सबको बताने का सही समय नहीं है ना, बस इसीलिए। मीरा कहने लगी, प्लीज सूरज, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तब सूरज ने कहा, मीरा, यार मीरा आज मैंने माँ से बात की है। तो मीरा कहने लगी, इसमें कौन सी खास बात है, वो तो तुम दिन में 10 बार करते हो। तब सूरज ने कहा, अरे बेवकूफ लड़की, आज मैंने माँ से हमारी शादी के बारे में बात की है। तो ये सुनते ही मीरा की कैंची की तरह चलती जुबान बंद हो गई, और शर्म से उसकी आंखें ऐसे तो अपने आप ही नीचे झुक गईं, कि फिर उसकी आंखों ने सूरज की तरफ देखने से ही इनकार कर दिया। सूरज ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहने लगा, अरे यार मीरा, अब क्या हो गया, मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई, लेकिन तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई, कहीं मुझसे शादी करने का इरादा बदल तो नहीं गया है ना। ये सुनकर मीरा का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा, और वो कहने लगी, सूरज मुझे घर जाना है, मैं कॉलेज से थकी हुई आई हूँ। ये तो मीरा ने सूरज की नजरों से बचने का बहाना बनाया था, लेकिन असल वजह तो ये थी कि शादी की बात सुनकर मीरा को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी।
सूरज कहने लगा, अरे यार मीरा, ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें। पहले तुम ये तो बताओ कि कहीं एंड वक्त पर तुम इनकार तो नहीं कर दोगी ना। अब मीरा सूरज को क्या बताती, उसका तो पूरा चेहरा ही शर्म से अनार की तरह लाल हो गया था। सूरज मीरा के चेहरे पर शर्म की लाली देखकर उसके दिल का हाल समझ चुका था और वो कहने लगा, मुझे पता है मीरा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूँ। तब मीरा ने कहा, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर मुझे क्यों तंग कर रहे हो। सूरज कहने लगा, वो इसलिए मीरा क्योंकि मुझे तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है। बड़ी मुश्किल से मीरा ने अपना हाथ सूरज के हाथ से छुड़ाया और फिर जल्दी से बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आंटी जी ने कुछ कहा तो नहीं ना। ये सुनकर सूरज अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और तेज तेज कदम उठाते हुए मीरा के पास आ गया और कहने लगा, क्या कुछ नहीं कहा, माँ ने तो मेरी क्लास ही लगा दी। और कहने लगी, अरे कमबख्त, पूरी दुनिया में तुझे शादी के लिए बस यही एक बेवकूफ लड़की मिली थी क्या। ये सुनकर मीरा ने हैरत से सूरज की तरफ देखा तो वो कहने लगा, मीरा, माँ ने कहा था कि वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन मीरा की नाक बहुत मोटी है। मीरा ने चेक करते हुए अपनी नाक को हल्के से पकड़ा और कहने लगी, नहीं यार सूरज, इतनी भी मोटी नहीं है मेरी नाक। तब सूरज ने कहा, यार मीरा, ये सब कुछ मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये सब तो माँ ने कहा था। और हाँ, ये भी कहा था कि मीरा की तो आंखें भी बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। तो ये सुनते ही मीरा झट से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी और तब सूरज ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया था। मीरा ने कहा, हाँ सूरज, मेरी आंखें तो वाकई में बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी सी लग रही हैं। मीरा की बेचैनी ये जानने के लिए बढ़ती ही जा रही थी कि पता नहीं सूरज की माँ ने उसके बारे में और क्या क्या कहा होगा, इसलिए उसने तुरंत ही सूरज से अगला सवाल कर दिया और कहने लगी, सूरज, और क्या क्या कहा है आंटी जी ने मेरे बारे में। तब सूरज ने कहा, और भी बहुत कुछ कहा है कि मीरा के तो बाल भी कुछ खास लंबे नहीं हैं। ये सुनते ही मीरा झट से बोल पड़ी, ये तो बिल्कुल ही गलत कहा है आंटी जी ने। देखो तो सूरज, मेरे बाल तो कमर तक आते हैं और कितने लंबे बाल चाहिए आंटी जी को। तब सूरज ने कहा, माँ ने तो ये तक कह दिया कि तुम तो घर के कामकाज भी ठीक से नहीं करती और हर वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर देती होगी, तभी तो रोजाना तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ की चिल्लाने की आवाजें आती रहती हैं। ये सुनकर मीरा की आंखों में मोटे मोटे मोती चमकने लगे और वो कहने लगी, सूरज, इसका मतलब कि मैं आंटी जी को पसंद नहीं हूँ, है ना। तब सूरज ने कहा, हाँ यार मीरा, जिस तरह से माँ ने तुम्हारी कमियाँ मुझे गिनवाई हैं, मुझे लगता है कि शायद माँ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सुनते ही मीरा का हाल तो ऐसा हो गया था जैसे कि अभी के अभी रो देगी। मीरा की आंखों में चमकते मोती उसके गालों को अपना रास्ता बनाने ही वाले थे ताकि वो उसके गालों से बहते हुए अपनी बदकिस्मती के साथ जमीन में दफन हो जाएं। लेकिन इससे पहले कि मीरा रोने लगती, सूरज ने उसके चेहरे पर चुटकी काटते हुए कहा, अरे बेवकूफ लड़की, माँ को तुम सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद हो। तब मीरा ने पूछा, और तुम्हें। तो सूरज कहने लगा, मीरा मेरी जान, मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ ये तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम दुल्हन बनकर मेरे कमरे में मेरे साथ होगी। जब मीरा को पता चला कि सूरज उसके साथ मजाक कर रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगी, सूरज के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझसे झूठ बोलकर मेरा मजाक बना रहे थे ना। सूरज को कुछ भी कहने से पहले मीरा उसकी ओर भागी, लेकिन सूरज के ठीक पीछे बैग था और मीरा का अचानक ही उसकी ओर दौड़ते हुए आना सूरज खुद को संभाल नहीं सका और धड़ाम से बेड पर जा गिरा तो मीरा भी उसके ऊपर गिर चुकी थी। जो कुछ भी हुआ था वो अचानक ही हुआ था और ये एक इत्तेफाक था, लेकिन फिलहाल मीरा सूरज के ऊपर थी। उसी वक्त तरुण ने हल्का सा दरवाजा खोला और जब उसने मीरा को सूरज के ऊपर इस तरह से लेटे हुए देखा तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और तुरंत ही दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। मीरा हड़बड़ाकर जल्दी से उठ खड़ी हुई और सूरज भी तुरंत ही उठकर बेड पर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो मीरा को अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई
और वो तुरंत ही भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सूरज और मीरा दोनों के घर अगल बगल में ही थे और दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। तो वहीं तरुण के पापा और सूरज के पापा बचपन के यार थे, या फिर यूं कहो कि दोनों दोस्त कम और भाई ज्यादा थे। सूरज सिर्फ 4 साल का था जब उसके माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी और तब से ही सूरज तरुण के घर उसके साथ ही रहता था। सूरज के माँ बाप की मौत के बाद तरुण के माँ पापा ने सूरज को अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था और सूरज भी तरुण के माँ पापा को अपने माँ बाप की तरह ही मानता था, इसलिए वो उन्हें माँ पापा कहकर ही बुलाता था। तरुण भी अपने बचपन से ही मीरा को पसंद करता था, लेकिन मीरा तरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी एक वजह तो ये थी कि तरुण बचपन से ही बहुत जिद्दी और बदतमीज था, और दूसरी वजह ये थी मीरा बचपन से ही सूरज को पसंद करती थी, क्योंकि सूरज एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। और फिर बचपन से लेकर अब तक मीरा ने अपना ज्यादातर समय सूरज के साथ ही बिताया था, क्योंकि सूरज मीरा से उम्र में बड़ा था तो वो उसे पढ़ाता भी था। जब कभी मीरा को किसी सब्जेक्ट्स में परेशानी होती थी तो सूरज उसकी परेशानी चुटकियों में हल कर देता था, और फिर यूं करते करते दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करने लगे थे। सूरज मीरा के बारे में अपनी माँ से बात कर चुका था और वो भी सूरज की पसंद से खुश थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अच्छा ही है कि जानी पहचानी लड़की घर की बहू बनकर आएगी तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी। हालांकि तरुण अभी तक इस बात से अनजान था और उसकी ख्वाहिश थी कि मीरा की शादी उसके साथ हो, लेकिन इससे पहले कि वो अपने माँ पापा से इस बारे में बात करता, उससे पहले ही उसके कानों तक ये खबर पहुँच चुकी थी कि मीरा की शादी सूरज के साथ तय हो गई है और बहुत ही जल्द उनकी मंगनी भी होने वाली है। ये खबर तरुण के लिए उसके बर्दाश्त से बाहर की थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं मीरा को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन तरुण की माँ ने कहा, देख तरुण बेटा, अब तो मीरा का रिश्ता सूरज के साथ तय हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रिश्ते के लिए मीरा की रजामंदी भी शामिल है। लेकिन अगर मीरा को इस शादी से कोई भी एतराज होता तो हम तुम्हारे और मीरा के रिश्ते के लिए एक बार मीरा से बात जरूर करते। तब तरुण को ऐसा महसूस हुआ कि आज भी उसके माँ पापा ने तरुण की ख्वाहिशों से ज्यादा अहमियत सूरज की ख्वाहिशों को दी थी। और वैसे भी तरुण के दिल में मीरा के लिए कोई सच्चा प्यार नहीं था, वो तो बस किसी तरह से मीरा को परेशान करना चाहता था। तरुण हमेशा मीरा को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था और उसे डराकर रखना चाहता था, क्योंकि मीरा कभी भी तरुण की बातों का सीधा जवाब नहीं देती थी। और इसकी वजह ये थी कि जिस तरह से तरुण मीरा के साथ बदतमीजियां करता था, मीरा तरुण की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। और अगर तरुण मीरा से कभी कोई फरमाइश कर देता था तो मीरा साफ इनकार कर देती थी, जबकि वो सूरज की हर फरमाइश को पूरा करती थी। बस इसीलिए तरुण के दिल में मीरा को हासिल करने की एक जिद थी, इससे ज्यादा तरुण को मीरा से कोई भी मतलब नहीं था। खैर, कुछ ही दिनों में मीरा और सूरज की मंगनी हो गई और उसके तुरंत बाद ही शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। सूरज और मीरा दोनों ही बहुत खुश थे, जबकि तरुण अपनी जलन की आग में जल रहा था और वो किसी भी तरह से इस शादी को रोकना चाहता था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस शादी को कैसे रोके। एक दिन तरुण की माँ और मीरा की माँ दोनों एक साथ शादी की शॉपिंग करने गई हुई थी। तब गलती से मीरा की माँ घर की चाबियां अपने साथ लेकर ही चली गई थी। और फिर जब मीरा कॉलेज से घर वापस आई तो सूरज की माँ ने उसे फोन पर कहा कि वो उनके घर चली जाए, क्योंकि उनके घर की नौकरानियां अभी तक अपने अपने घरों को नहीं लौटी थी। सूरज और उसके पापा भी घर पर नहीं थे और कुछ देर बाद नौकरानियां भी अपने कामों से फ्री होकर अपने अपने घरों को जा चुकी थी। अब मीरा घर में बिल्कुल ही अकेली थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए उसने अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर सोफे पर टीवी देखते हुए कॉफी पीने लगी। लेकिन फिर जैसे ही मीरा की कॉफी खत्म हुई और वो कॉफी मग को किचन में रखने गई कि तभी अचानक ही तरुण घर में दाखिल हुआ। तरुण ने देखा कि सारी नौकरानियां जा चुकी थी और घर में मीरा के अलावा और कोई भी नहीं है, तो उसका शैतानी दिमाग जाग उठा और उसके दिमाग ने तुरंत ही एक प्लान बनाया।
तरुण धीरे से चलता हुआ किचन में आया। तब मीरा गाना गुनगुना रही थी और साथ ही अपना कॉफी का मग भी धो रही थी। तभी एक हाथ आगे बढ़ा और नल बंद हो गया, और फिर जैसे ही मीरा ने पलटकर पीछे देखा तो तरुण उसके बहुत ही करीब खड़ा था। इतना करीब कि जैसे ही मीरा पीछे मुड़ी तो वो तरुण से टकरा गई। मीरा तुरंत ही पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक तरुण अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब कर चुका था और वो अपना दूसरा हाथ मीरा के मुंह पर रख चुका था। तरुण ने मीरा से कहा, मीरा मेरी जान, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर सूरज से शादी कर सकती हो? मीरा तुम तो मेरी जिद हो यार, और आज जब तक मैं अपनी जिद पूरी नहीं कर लेता ना, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तरुण की सख्त पकड़ में मीरा किसी मछली की तरह छटपटा रही थी और वो खुद को तरुण से छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन तरुण ने मीरा को कसकर पकड़ रखा था। तरुण मीरा को घसीटते हुए जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और फिर उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी, लेकिन अभी भी उसका हाथ मीरा के मुंह पर ही था। तरुण कहने लगा, मीरा माय डार्लिंग, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर, और हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम सूरज को मुझसे ज्यादा अहमियत देती आई हो ना, लेकिन आज मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सूरज के लायक ही नहीं रहोगी। मीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन तरुण के सिर पर तो जैसे मीरा से बदला लेने का जुनून सवार था। तरुण ने मीरा की कमीज को बड़ी बेरहमी से फाड़ दिया और फिर बेशर्मों की तरह मीरा की बेपर्दा दूधिया रंगत को देखने लगा। शर्म के मारे मीरा अपने दोनों हाथों को अपना पर्दा बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तरुण तो मीरा के बेपर्दा वजूद को देखते ही पागल हो चुका था। तरुण की आंखों में बदला लेने का जुनून और जिद थी, इसलिए उसने मीरा को खींचकर बिस्तर पर पटक दिया और उसके ऊपर लेटकर कहने लगा, मीरा बहुत शौक था ना तुम्हें सूरज के ऊपर लेटने का और उसके साथ लिपटने का, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूँगा ना, सूरज तुमसे शादी तो क्या, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। मीरा खुद को बचाने के लिए चीखने लगी, लेकिन तरुण ने अपने होठों से उसके होठों पर कब्जा करके उसकी चीखों को उसके गले में ही दबा दिया था। तरुण ने मीरा के हाथों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे बिल्कुल बेबस कर दिया था, मगर फिर भी मीरा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तरुण के जुनून के आगे वो हार चुकी थी। कुछ ही देर में तरुण मीरा को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था और उसने मीरा की इज्जत बर्बाद करने के बाद ही उसे छोड़ा था। मीरा को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद तरुण कहने लगा, अब तुम खुशी खुशी सूरज से शादी कर सकती हो, क्योंकि शादी की रात जब उसे सफेद चादर सफेद ही नजर आएगी ना, तो वो उसी वक्त तुम्हें तलाक दे देगा, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे कुंवारेपन को खत्म कर चुका हूँ। ये कहते हुए तरुण ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ बेड की चद्दर पर लगे लाल निशान को देखा और फिर कमरे से बाहर चला गया। मीरा अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि 4 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो बर्बाद हो चुकी थी। अगर मीरा सबको ये बात बता देती कि तरुण ने उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया है, तब तो पक्का उसकी शादी तरुण से करवा दी जाती, लेकिन मीरा किसी भी कीमत पर तरुण से शादी नहीं करना चाहती थी। मीरा ने जल्दी से बेड की चादर धोकर सारे निशान मिटा दिए और फिर उसने अपने कपड़े बदलकर वो ड्रेस पहन ली जो सूरज ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट दी थी, और वो ड्रेस अभी तक सूरज की अलमारी में ही रखी हुई थी। रो रो कर मीरा का बुरा हाल हो चुका था और उसने सोचा कि या तो वो सूरज को ही बता दे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है, या फिर अपने माँ बाप से इस शादी के लिए इनकार कर दे। कुछ देर बाद मीरा की माँ और उसकी होने वाली सास यानी कि सूरज की माँ शॉपिंग से वापस आ गई थी और वो दोनों मीरा को उसके लिए लाई हुई चीजें दिखा रही थी। अपनी शादी के जोड़े को देखकर मीरा की आंखें नम हो गई थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही कहीं छिपा लिया था। रात को जब मीरा के पापा घर लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उनके सीने में तेज दर्द हो रहा था। मीरा ने जल्दी से सूरज को फोन करके बताया तो सूरज उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले गया। तो डॉक्टर ने बताया कि मीरा के पापा को माइनर हार्ट अटैक आया है, इसलिए अब उन्हें टेंशन से दूर ही रखना होगा। ये सुनकर मीरा ने चुप रहना ही बेहतर समझा और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन तरुण अभी भी इसी इंतजार में था कि मीरा शादी से कब इनकार करती है, जबकि वो ये भी जानता था
कि मीरा कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके साथ साथ दोनों ही परिवार पूरे समाज में बदनाम हो जाएंगे। तरुण सूरज से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि जब से तरुण के पापा सूरज को अपने साथ अपने घर ले आए थे, तब से ही अगर कोई चीज सूरज को पसंद आ जाती तो तरुण के मम्मी पापा वो चीज तरुण से लेकर सूरज को दे देते थे और तरुण मुंह देखता रह जाता था। तरुण के मम्मी पापा ने अपने दोनों बच्चों में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया था, लेकिन वो जानते थे कि सूरज के माँ बाप नहीं हैं, और फिर तरुण के पापा को अपने दोस्त से किया हुआ वादा भी तो निभाना था ना। बस इसीलिए वो दोनों तरुण की खुशी से ज्यादा अहमियत सूरज की खुशी को देते थे। और तरुण को ऐसा लगता था कि सूरज को तो तरुण की हर चीज छीनने की आदत सी हो गई है, लेकिन अब ये बात सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं थी। जब मीरा और सूरज का रिश्ता तय हुआ तो तरुण के दिल में एक आग सी लग गई थी कि आज तक तो सूरज के लिए सिर्फ उसकी चीजें छीनी जाती थी, लेकिन आज तरुण की पसंद मीरा भी सूरज के नाम लिख दी गई थी। और तरुण ने मीरा की जिंदगी भी सिर्फ इसीलिए बर्बाद की थी ताकि मीरा के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही ना बचे और वो एंड मौके पर शादी से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मेहंदी और हल्दी दोनों फंक्शन अच्छे से निपट गए और फिर शादी का दिन भी आ गया, लेकिन तरुण बहुत ही ज्यादा बेचैन था। तरुण एक के बाद एक सिगरेट फूंक रहा था और इस खबर का इंतजार कर रहा था कि मीरा शादी से कब इनकार करती है, लेकिन मीरा ने तो शादी से इनकार ही नहीं किया। मीरा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। शादी शुरू होते ही मीरा को सूरज के पास बिठा दिया गया और उनके ठीक सामने ही तरुण खड़ा था, जो अजीब नजरों से मीरा को ही घूर रहा था। बड़ी मुश्किल से मीरा ने सूरज के साथ 7 फेरे लिए थे और फेरे खत्म होते ही तरुण वहां से जा चुका था। लेकिन आज सूरज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी तो सदियों पुरानी इच्छा पूरी हो गई हो। कुछ रस्में पूरी होने के बाद मीरा को सूरज के कमरे में बिठा दिया गया, लेकिन मीरा के चेहरे पर डर के साए लहरा रहे थे, क्योंकि आने वाले पल उसके डर को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। पहले तो मीरा ने सोचा कि वो सूरज को सब कुछ सच सच बता देगी और उससे कुछ भी नहीं छुपाएगी, लेकिन फिर जब सूरज कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर सजी दिलकश मुस्कान मीरा के दिल में उतर गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। सूरज ने कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई तो देखा कि पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, लेकिन मीरा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। आज की रात सूरज के सारे सपने सच होने वाले थे, क्योंकि ना जाने कब से सूरज ने अपने खूबसूरत एहसासों को इसी रात के लिए अपने दिल के कोने में कहीं छुपा रखा था। सूरज एक एक कदम चलता हुआ अपने बेड तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो मीरा के पास आकर बैठा तो वो घबराकर पीछे हट गई, क्योंकि 4 दिन पहले मीरा के साथ हुआ हादसा उसके दिमाग में घूमने लगा था। मीरा का पूरा शरीर कांपने लगा और कोशिश करने के बावजूद भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मीरा को डरा हुआ देखकर सूरज ने सोचा कि शायद वो शर्म के मारे झिझक रही है और शायद इसी वजह से वो घबरा भी रही है। और वैसे भी शादी की रात तो हर लड़की थोड़ी बहुत नर्वस तो होती ही है, इसलिए सूरज ने सोचा कि शायद मीरा भी ऐसा ही महसूस कर रही होगी। सूरज ने मीरा से कहा, क्या बात है मीरा? अरे यार, मैं तो तुम्हारा वही दोस्त हूँ ना, जिसके साथ तुम घंटों बातें किया करती थी, तो फिर आज तुम्हें क्या हो गया है? ये सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, तो ये देखकर सूरज भी परेशान हो गया और कहने लगा, मीरा मेरी जान, ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? और फिर जैसे ही सूरज ने मीरा के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मीरा ने उसके हाथ को जोर से झटक दिया और कहने लगी, सूरज सूरज मुझसे दूर रहो, सूरज प्लीज मुझसे दूर रहो। मीरा की बिगड़ती हालत देखकर अब तो सूरज खुद भी घबरा गया, लेकिन फिर भी वो मीरा को तसल्ली देते हुए कहने लगा, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और देखो अब तो मैं तुमसे कितना दूर हो गया हूँ। इतना कहकर सूरज खुद भी थोड़ा और पीछे हटकर बैठ गया, लेकिन सूरज को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शादी की पहली रात मीरा उससे इतनी ज्यादा घबरा भी सकती है। मीरा अपनी दोनों मुट्ठियां भींचकर खुद पर कंट्रोल कर रही थी और वो हिम्मत जुटा रही थी ताकि वो सूरज को सच्चाई बता सके।
सूरज कहने लगा, मीरा, मैं समझ सकता हूँ कि कल तक हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे और अब एकदम से हमारा रिश्ता बदल गया है, तो तुम मुझे अपना पति स्वीकार करने से घबरा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं मीरा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने पुराने रिश्ते को भुलाकर नए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाते। सूरज ने बड़े प्यार से बात करके अपने खूबसूरत पलों की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मीरा कहने लगी, सूरज, मैं अभी ऐसी किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हूँ और आज की रात मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। मीरा सोच रही थी कि वो सूरज से कैसे बात करे और उसे कैसे बताए कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है और अब वो उसके लायक नहीं रही है। मीरा नहीं जानती थी कि सच सुनने के बाद सूरज मीरा को स्वीकार करेगा या फिर उसे तलाक देकर छोड़ देगा। जबकि मीरा सूरज से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो सूरज का उसे छोड़ जाने का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। और फिर मीरा अपने पापा की तबीयत की वजह से भी परेशान थी, क्योंकि अगर मीरा सूरज को सब कुछ सच सच बता देती और ये बात फैल जाती तो शायद उसके पापा इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर हो सकता था कि उसके पापा को हार्ट अटैक हो जाता। इसीलिए मीरा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे सूरज को सच बता भी देना चाहिए या नहीं। और अगर आज वो सच नहीं भी बताती, फिर भी किसी न किसी दिन तो सच सामने आ ही जाता, तब वो क्या करती। मीरा एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी कि तभी सूरज ने कहा, कोई बात नहीं मीरा, हम आज सिर्फ बातें ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ मीरा कि भले ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कल तक जो रिश्ता एक दोस्ती का था वो आज अचानक ही पति पत्नी के रिश्ते में बदल गया है, जिसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो मीरा, मैं तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए वक्त दे सकता हूँ। सूरज की बातें सुनकर मीरा के दिल से तो जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और अब वो कुछ हल्का फुल्का सा महसूस करने लगी थी। मीरा ने सूरज से कहा, सूरज, मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ये सुनकर सूरज कहने लगा, यार मीरा, मेरे साथ इतनी बेरहम भी मत बनो, कम से कम मेरी आंखों की प्यास तो बुझ जाने दो। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। तुम्हें पता है मीरा, आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये कहते हुए धीरे धीरे सूरज की आंखों में मदहोशी छाने लगी थी और उसकी आंखों का खुमार बढ़ता ही जा रहा था। सूरज का दिल तो कर रहा था कि वो अपने स्पर्श से मीरा को बता दे कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन फिलहाल तो मीरा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, इसीलिए सूरज अपने जज्बातों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सूरज ने मीरा से कहा, मीरा, अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हें मुंह दिखाई की चैन पहना दूं। मैंने वो चैन तुम्हारे लिए बड़े दिल से खरीदी है। सूरज के बिनती भरे शब्दों को सुनकर मीरा चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई, लेकिन मीरा की रजामंदी मिलते ही सूरज बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। सूरज ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और उसमें से एक सोने की चेन निकाली, जिसके लॉकेट पर दिल बना हुआ था और उस दिल पर एस लिखा हुआ था। सूरज ने वो चेन मीरा के गले में पहना दी और फिर मीरा का हाथ पकड़कर उसकी मेहंदी देखने लगा। दिल की बेताबियां चरम पर थी, लेकिन सूरज मीरा को जुबान दे चुका था कि आज वो उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाएगा। मीरा के कोमल हाथ इस समय बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे थे, जिसे सूरज अपने हाथों के स्पर्श से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सूरज का स्पर्श पाते ही मीरा तो और भी ज्यादा कांपने लगी और उसने तुरंत ही अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहने लगी, प्लीज सूरज, सूरज, मैं चेंज करना चाहती हूँ। सूरज मीरा की दिमागी हालत को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मीरा को इजाजत देते हुए कहा, ठीक है मीरा, जाओ और जाकर चेंज कर लो। मीरा तुरंत ही बेड से उठ खड़ी हुई और उसने अलमारी से अपना एक सादा सा सूट निकाला और अपने सारे गहने उतारकर उन्हें ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वॉशरूम में चली गई। जब तक मीरा चेंज कर रही थी, तब तक सूरज ने उठकर मीरा के सारे गहनों को ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए डिब्बे में रख दिया और फिर से आकर बेड पर लेट गया। वॉशरूम में जाकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अपनी आवाज बाहर ना सुनाई दे, इसलिए उसने वॉश बेसिन का नल ऑन कर दिया। मीरा को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, क्योंकि उसने आज की रात के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था कि आज वो सूरज से अपने दिल की हर बात शेयर करेगी, कुछ अपनी कहेगी तो कुछ सूरज की सुनेगी।
लेकिन तरुण मीरा के सारे अरमानों का गला घोंट चुका था और उसने मीरा की जिंदगी को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो ना तो सूरज को छोड़ सकती थी और ना ही सूरज को अपना सकती थी। बस एक डर की तलवार थी जो मीरा के सिर पर मंडरा रही थी। मीरा अपना चेहरा धोकर और अपने आंसुओं को साफ करते हुए चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो सूरज उसे ही देख रहा था। मीरा की सूजी हुई लाल आंखों को देखकर सूरज कहने लगा, यार मीरा, क्या हो गया है तुम्हें? आज तुम इतना रो क्यों रही हो? बताओ ना मीरा, पक्का कुछ तो बात है, वरना शादी की पहली रात तुम इतना रोती नहीं, ये तो मुझे भी पता है। अब मीरा सूरज को क्या बताती, इसलिए उसने ऐसे ही कह दिया, पता नहीं सूरज, मैं खुद भी नहीं जानती कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। एक्चुअली पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद इसलिए। सूरज ने मीरा को अपने सीने से लगाया और उसके सिर को सहलाते हुए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो मीरा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अब तुम्हें अपने पापा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगा और उनका पूरा चेकअप करवाऊंगा। आखिर अब वो मेरे भी तो पापा है ना, और अब मैं हमारे पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। सूरज का प्यार देखकर मीरा को अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो मीरा का कितना ख्याल रख रहा था। शायद इसलिए क्योंकि सूरज को अभी तक सच्चाई पता नहीं थी, और जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो मीरा को गले लगाने की बजाय उससे नफरत करेगा, या हो सकता है कि शायद वो मीरा को तलाक भी दे दे, क्योंकि कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी होने वाली पत्नी शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो चुकी हो। मीरा जल्दी से सूरज से पीछे हट गई तो सूरज कहने लगा, मीरा, जब तुम रोती हो ना तो दर्द मेरे दिल में उठता है, इसलिए प्लीज तुम इस तरह से रोया मत करो। ये कहते हुए सूरज अपने हाथों से मीरा के आंसू साफ करने लगा, और फिर जैसे ही मीरा ने अपना तकिया उठाया और सोफे की ओर बढ़ने लगी तो सूरज ने उसकी कलाई पकड़ ली। सूरज ने कहा, नहीं मीरा, तुम सोफे पर नहीं बल्कि यहाँ बेड पर मेरे साथ सोओगी, और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। लेकिन मीरा तो ये सोचकर घबराने लगी थी कि अगर रात को कुछ गड़बड़ हो गई तो वो क्या करेगी। सूरज ने कहा, मीरा, इतना क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं अपनी हद पार नहीं करूँगा, तो क्या इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? ये कहते हुए सूरज मीरा का तकिया उठाकर वापस बेड पर रख चुका था। मीरा बेड पर लेट तो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। सूरज ने एक गहरी सांस ली और अलमारी से अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चला गया। सूरज फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आया, तब तक मीरा अपनी आंखें बंद करके सो चुकी थी या फिर सोने का नाटक कर रही थी। बेचारा सूरज तो बेबस होकर रह गया था, क्योंकि पता नहीं कब से वो आज की रात का इंतजार कर रहा था, लेकिन मीरा की हालत देखकर वो खुद भी परेशान हो गया था, इसलिए उसने खुद ही अपने सारे अरमानों का गला घोंट दिया था। सूरज को तो यही लगता था कि मीरा ने अपने पापा की हालत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। सूरज करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया, लेकिन सुबह जब मीरा ने आंखें खोली तो सूरज उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। सूरज को अपने इतने करीब देखकर मीरा एकदम से डर गई और झट से उठकर बैठ गई तो सूरज कहने लगा, क्या हुआ मीरा, तुम मुझसे इतना घबरा क्यों रही हो? तब मीरा ने कहा, सूरज, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो सूरज कहने लगा, अरे यार मीरा, अब मेरे देखने पर तो कोई रोक टोक मत लगाओ, मैं बस तुम्हें देख ही तो रहा था। देखो मीरा, अब मैंने तुमसे वादा तो कर लिया कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा, यहाँ तक कि तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसलिए मैंने बस तुम्हें देखकर ही पूरी रात गुजार दी, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आ रही है। सूरज की बात सुनकर मीरा उठकर खड़ी हो गई और अपने बिखरे हुए बालों को समेटने लगी, लेकिन सूरज ने मीरा की कलाई पकड़ ली और अब वो खुद भी उठकर बैठ चुका था। सूरज कहने लगा, यार मीरा, तुम भी ना कम से कम अपने बालों को तो खुला रहने दो ना, मुझे तुम्हारे खुले बाल अच्छे लगते हैं। जब तुम्हारी आवारा बिखरी लटें तुम्हारे चेहरे को छूकर शरारत करती है ना, तो मुझे उनसे जलन महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि काश में वो आवारा बिखरी लट होता तो आज की रात मुझे तुमसे यूं अलग नहीं रहना पड़ता।
ये कहते हुए सूरज की आंखों में शरारत नाच उठी थी, तो उसकी आंखों की शरारत को भांपकर मीरा बहुत ही बुरी तरह से घबरा गई। सूरज ने कहा, मीरा, अगर इजाजत हो तो तुम्हें थोड़ा सा तंग कर सकता हूँ क्या? कसम से आज तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है और बड़ी शिद्दत से प्यार आ रहा है। बस इसीलिए सिर्फ अपने होठों का स्पर्श देना चाहता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे कि इससे आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ूंगा। जबकि मीरा सूरज के हक में होते हुए भी उसे किसी भी चीज की इजाजत नहीं दे पा रही थी और वो बस इतना ही कह पाई थी, सूरज प्लीज यार। इतना कहकर मीरा बैग से नीचे उतरी और अपने बालों को समेटकर जूड़ा बनाया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर नहाने चली गई, ताकि किसी को भी यह शक ना हो कि आज रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, मीरा तैयार होकर कमरे से बाहर चली गई तो थोड़ी ही देर में सूरज भी तैयार होकर बाहर आ गया। तरुण नाश्ते के टेबल पर बैठा हुआ था और वो बड़ी बेशर्मी से मीरा को सिर से लेकर पैर तक घूर रहा था, लेकिन मीरा तो उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। अभी तो सब लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी परंपरा के अनुसार मीरा के मम्मी पापा मीरा को पग फेरे की रस्म के लिए लेने आ गए थे। अपने पापा को देखते ही मीरा उनके सीने से लग गई और कहने लगी, पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो मीरा के पापा कहने लगे, अरे मेरी बच्ची, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और डॉक्टरों ने कह दिया कि माइनर हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि डॉक्टरों को तो आदत होती है लोगों को गुमराह करने की। एक छोटी सी बीमारी को एक पल में ही इतना बड़ा बता देते हैं, आखिरकार उन्हें भी तो पैसा कमाना है ना। तब सूरज ने कहा, नहीं पापा, इस बात को इतना हल्के में नहीं ले सकते, मैं आज ही आपको अस्पताल ले जाऊंगा और आपके सारे टेस्ट भी करवाऊंगा। तब सूरज की माँ ने कहा, सूरज बेटा, तुम्हारे ससुर जी को तुम्हारे पापा अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि आज शाम को मुंह दिखाई का फंक्शन है और फिर तुम दोनों को अपने हनीमून पर जाने की तैयारियां भी तो करनी है ना। 2 दिन बाद तुम दोनों अपने हनीमून के लिए नैनीताल जा रहे हो। इस पैकेज में और भी कई सारी जगह हैं, लेकिन मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे पापा ने पूरे 1 महीने का पैकेज लिया है तुम्हारे हनीमून के लिए। आखिरकार यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के, इसके बाद मौका थोड़ी ना मिलता है। दोनों घर अगल बगल में ही थे, इसलिए मीरा पग फेरे की रस्म निभाकर जल्दी से वापस लौट आई, क्योंकि शाम को उसके ससुराल में उसकी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा गया था। मीरा मुंह दिखाई के फंक्शन में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फंक्शन खत्म होने के बाद कमरे में आते ही उसने तुरंत ही चेंज कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे देखकर सूरज अपना कंट्रोल खो दे। मीरा सूरज के पास जाने से इसलिए डरती थी कि कहीं वो सफेद चादर उसका राज ना खोल दे, क्योंकि वो सूरज को खोना नहीं चाहती थी। जब सूरज कमरे में दाखिल हुआ तो मीरा को सादे से हुलिये में देखकर बहुत ही उदास हो गया, लेकिन फिर वो मीरा के पास आकर कहने लगा, देखो मीरा, यहाँ तो मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, लेकिन हनीमून ट्रिप पर मैं अपने सब्र का इम्तिहान बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हनीमून के लिए तुम खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि हनीमून बस एक ही बार होता है और मैं अपना हनीमून एंजॉय करना चाहता हूँ और इसे यादगार बनाना चाहता हूँ, और हनीमून पर तुम भी मेरा पूरा साथ दोगी। सूरज की बात सुनकर मीरा को तो ऐसा लगा जैसे कि वो अपना अगला सांस ही नहीं ले पाएगी। मीरा सूरज को कब तक यूं कस्मों की जंजीरों से बांध कर रख सकती थी और कब तक वो सूरज को अपने पास आने से रोक सकती थी। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, लेकिन पूरी जिंदगी तो वो सूरज को खुद से दूर नहीं रख सकती थी ना। आखिर कभी ना कभी तो उसे सूरज को खुद के करीब आने देना ही होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बात मीरा की जान ले रही थी, लेकिन फिर वो दिन भी आ ही गया जब पूरे परिवार को अलविदा कहकर वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे। सूरज के पापा ने उन दोनों के हनीमून के लिए पूरे 30 दिन का टूर पैकेज लिया था, जहां नैनीताल, गुलमर्ग, शिमला, कुल्लू मनाली, श्रीनगर या फिर यूं कहो कि पूरा नॉर्थ इंडिया घूमने का पैकेज ही ले लिया था। हनीमून पर मीरा भी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी उसके हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ही ठंडे थे, क्योंकि मीरा जानती थी कि ट्रिप के लिए सूरज ने क्या कुछ सोच रखा है।
और वो हर रात और दिन बस मीरा के साथ ही गुजारना चाहता था। और वैसे भी सूरज तो मीरा को अपने जुनून और जज्बातों के बारे में पहले ही बता चुका था। गाड़ी चलाते हुए सूरज ने डेक पर एक रोमांटिक सॉन्ग चलाया और फिर मीरा के हाथ को पकड़कर अपने चेहरे के पास ले आया। लेकिन फिर मीरा के ठंडे बर्फ जैसे हाथ का स्पर्श पाते ही वो कहने लगा, क्या हुआ मीरा, गाड़ी में हीटर तो ऑन है बेबी, फिर भी तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। ये कहते हुए सूरज मीरा के हाथों को अपने होठों से हटाकर अपने सीने तक ले आया तो मीरा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि ठंड की वजह से मेरे हाथ ठंडे हो चुके हैं। लेकिन अब मीरा हल्की हल्की सी कांपने लगी थी और सूरज उसके चेहरे पर फैली शर्म को समझ नहीं पा रहा था। मीरा बचपन से लेकर अब तक सूरज के साथ रहती आई थी, इसलिए सूरज को मीरा से कम शादी के बाद तो इस तरह की शर्म और हया की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। शादी से पहले भी कई बार दोनों साथ में बैठकर खूब बातें करते थे और सूरज अक्सर ही प्यार से मीरा का हाथ पकड़ लेता था और कभी कभी तो मीरा की कमर पर अपनी उंगलियां भी फिराता था और मीरा मुस्कुराकर शर्मा जाती थी। लेकिन आज खासकर शादी के बाद मीरा का रवैया सूरज के लिए कुछ अजीब सा हो गया था, जिसे समझना सूरज के लिए मुश्किल हो गया था। खैर अपने कॉटेज में पहुंचकर दोनों ने नैनीताल की खूबसूरत वादियों में घूमने का फैसला किया, जहां हल्की हल्की सी बर्फबारी हो रही थी और वो दोनों सबकी नजरों से दूर बर्फीले पहाड़ों के बीच टहलते हुए रोमांटिक बातें कर रहे थे। एक पल के लिए तो मीरा सब कुछ ही भूल गई थी और वो इन नज़ारों में ऐसी तो खो गई थी कि वो ये भी भूल गई थी कि तरुण ने उसके साथ क्या किया था। बेशक मीरा भी सूरज से पागलों की तरह प्यार करती थी, इसलिए उसने मुस्कुराकर खुद को सूरज के हवाले कर दिया था। सूरज ने जब मीरा को इतना खुश देखा तो शादी के बाद वो भी पहली बार खुलकर मुस्कुराया और आने वाले पलों के बारे में सोचकर अपने जज्बातों को छुपा ना सका। देर रात तक घूमने के बाद वो दोनों अपने कॉटेज में वापस चले गए और तब तक हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही मीरा ने चेंज करने के लिए अपना नाइट सूट निकाला तो सूरज ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया और फिर अचानक ही सूरज ने अपने होंठ मीरा के नाजुक गालों पर रख दिए और फिर अपने होंठों से उसके गालों को सहलाते हुए मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मीरा मेरी जान, अब कहाँ जा रही हो तुम? आज तुम ये नाइट सूट नहीं बल्कि मेरी पसंदीदा ड्रेस पहनोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि सारी जिंदगी तुम अपनी मर्जी चला लेना, लेकिन हनीमून का ये एक महीना तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगा। ये सुनकर मीरा थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि बंद कमरे में सूरज की बढ़ती नजदीकियां और ऊपर से सूरज के होठों का स्पर्श मीरा को कमजोर करने लगे थे। मीरा घबराते हुए कहने लगी, सूरज क्या मतलब है आपका? मेरे सारे कपड़े आप ही की पसंद के तो हैं, और ये नाइट सूट भी तो हमने साथ में ही लिया था, क्योंकि आपने ही कहा था कि दोनों के नाइट सूट मैचिंग लेने हैं। मीरा आखिरी बार खुद को सूरज से छुड़वाना चाहती थी, लेकिन सूरज मुस्कुराते हुए मीरा से कहने लगा, नहीं मीरा, आज मैं तुम्हें इन कपड़ों में नहीं बल्कि किसी और ड्रेस में देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए सूरज मीरा को अलमारी के करीब ले गया और अगले ही पल उसने अलमारी से एक पैकेट निकाला और मीरा के हाथों में थमा दिया। उस पैकेट पर लिखे स्टोर के नाम को देखते ही मीरा इतना तो समझ गई थी कि उस पैकेट में जो कुछ भी था सूरज ने उसे फॉरेन से मंगवाया था। मीरा ने एक नजर सूरज की ओर देखा और फिर जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उस पैकेट में एक बहुत ही खूबसूरत जालीदार नाइटी थी, जिसे देखकर मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अगले ही पल मीरा ने उस नाइटी को बेड पर फेंक दिया और कहने लगी, ये क्या है सूरज, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, और अपनी पत्नी को ऐसी नाइटी कौन गिफ्ट करता है भला। ये कहते हुए मीरा ने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये सुनते ही सूरज ने मुस्कुराते हुए मीरा को अपने और भी करीब खींच लिया और उसके कान के करीब अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहने लगा, मीरा मेरी जान, चुपचाप से जाकर ये नाइटी पहनकर आ जाओ, क्योंकि अब मेरे लिए खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। मीरा मजबूर हो चुकी थी और वो तो गुजरे वक्त को भूल ही चुकी थी,
कि तरुण ने उसके साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया था। मीरा कहने लगी, नहीं ना सूरज, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मुझे शर्म आ रही है, मैं ये नाइटी नहीं पहन सकती। तब सूरज कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैं तो दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ, तो फिर पति पत्नी के बीच ये शर्म कैसे? लाओ ये नाइटी मुझे दो, मैं खुद तुम्हें पहना देता हूँ। ये सुनकर मीरा तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई और जल्दी से नाइटी उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई। दिल में हजारों जज्बात लिए सूरज वहीं आधी नींद में आंखें बंद करके बैठा था और वो अपने आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद जब वॉशरूम का दरवाजा हल्का सा खुला तो मीरा शर्माई शर्माई सी उसके सामने खड़ी थी और वो उस नाइटी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मीरा सिर्फ सूरज की खातिर उस नाइटी में उसके सामने आई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और जैसे ही सूरज मीरा की ओर बढ़ने लगा तो मीरा पर्दे के पीछे छुप गई और कहने लगी, नहीं सूरज, प्लीज अब इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन सूरज ने तो आगे बढ़कर मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर कमरे की रोशनी धीमी हो गई और ऐसे में जब सूरज मीरा पर हावी होने लगा तो उस रात मीरा ने भी खुद को सूरज के हवाले कर दिया था। लेकिन मीरा के दिल के कोने में अभी भी एक डर छुपा हुआ था, क्योंकि बार बार वो लाल चादर उसके दिमाग में आ रही थी। लेकिन सूरज के जज्बात तो उसके कंट्रोल में ही नहीं थे और वो मीरा के प्यार में इस तरह से खो चुका था कि आज उसे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। पूरी रात एक दूसरे के नाम करने के बाद अब वो दोनों ही चैन की नींद सो रहे थे और फिर जब अगली सुबह मीरा की आंख खुली तो सबसे पहले उसने खुद को देखा और फिर बेड की चद्दर को देखा। सफेद चद्दर देखकर मीरा इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो तो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई और फिर जब मीरा नहाकर वापस आई तब तक तो सूरज भी उठ चुका था। मीरा ने तो सोचा था कि सूरज उससे एक साथ कई सारे सवाल कर देगा कि आखिर बेड की चद्दर वैसी की वैसी ही क्यों है, मगर सूरज ने तो उठते ही एक बार फिर से मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और मीरा से अपने प्यार का इजहार करने लगा और कहने लगा, स्वीट हार्ट, जिस तरह से आज की रात मैंने तुम्हारे नाम की है ना, मैं अपनी आने वाली जिंदगी की हर शाम को इसी तरह से यादगार बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी की खुशियाँ जीना चाहता हूँ। सूरज के प्यार का इकरार सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी और दूसरी तरफ उसका ये डर भी खत्म हो गया था कि शायद सूरज बाकी मर्दों जैसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा झूठ था, जिस वजह से सूरज के दिमाग में भी कई तरह के ख्याल आ रहे थे। दोनों एक बार फिर से घूमने निकल गए थे और दोनों ही अपने इस वक्त को यादगार बना रहे थे, लेकिन सूरज के दिमाग में वही बात अटकी हुई थी। भले ही उसने मीरा को इस बात का एहसास नहीं होने दिया था, लेकिन आखिरकार था तो वो भी एक मर्द ही ना। सूरज को ये सारी बातें पहले से ही बताई गई थी और वो भी शादी की पहली रात और उसके बाद के मामलों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। सूरज मीरा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ देना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे भी बार बार ये सवाल परेशान तो कर ही रहा था कि आखिर पहली रात को बेडशीट का रंग क्यों नहीं बदला। सूरज ने मीरा को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन अपने दिमाग से ऐसे सवालों को झटकने के बावजूद भी वो उन्हें झटक नहीं पा रहा था। सूरज के दिल में मीरा के लिए बहुत इज्जत थी और वो मीरा से पागलों की तरह प्यार भी करता था, लेकिन वो मीरा को शक की नजरों से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो मीरा की जिंदगी में आने वाला पहला मर्द है और यही सोचकर वो हर तरह से खुद को मजबूत रखना चाहता था। बस इसीलिए सूरज ने अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब खुद ही देना शुरू कर दिया था कि जरूरी तो नहीं है ना कि पहली रात को सफेद चादर का रंग बदलना ही हर लड़की के कुंवारेपन की निशानी हो। ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है और इस वजह से हम एक लड़की के चरित्र पर शक तो नहीं कर सकते हैं ना। यही सोचकर सूरज ने अपने दिल में उठ रहे सवालों को अपने सीने में ही कहीं दफन कर दिया था। ये एक महीने का हनीमून सूरज और मीरा दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहा था और अब वो दोनों अपने घर वापस आ चुके थे। जैसे ही मीरा और सूरज घर में दाखिल हुए तो सबने बहुत ही खुशी से उनका स्वागत किया और उनके आने की खबर फैल चुकी थी, इसलिए घर में मीरा और सूरज की पसंद का खाना बनाया गया था।
लेकिन तरुण एक तरफ खड़ा होकर उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था, और जिस तरह की रौनक और लाली मीरा के चेहरे पर फैली हुई थी और सूरज खुश खुश दिखाई दे रहा था, तरुण जलन के मारे अंदर से जलकर राख हो गया था। तरुण के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर की थी, क्योंकि वो तो यही समझ रहा था कि मीरा पहली रात को ही ठुकरा दी जाएगी और वो सबकी नजरों में अच्छा बनकर उसे अपना लेगा, और फिर मीरा की जिंदगी में आने के बाद वो उसकी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे बर्बाद कर सकता था, और फिर मीरा सबकी आंखों के सामने चलती फिरती एक लाश बनकर रह जाती। लेकिन अपना प्लान नाकाम होता देखकर तरुण का खून खौल उठा और वो सूरज और मीरा के बीच में आकर बैठ गया और कहने लगा, अच्छा तो सूरज भैया, ये तो बताओ कि आपका हनीमून ट्रिप कैसा रहा? आप दोनों ने अपने हनीमून ट्रिप को ठीक से एंजॉय तो किया ना? तब सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ भाई, बिल्कुल एंजॉय किया और बड़ा जबरदस्त रहा, ये सफर तो जिंदगी भर याद रहेगा। और फिर सूरज तरुण को अपने टूर के बारे में बताने लगा कि वो दोनों कौन कौन सी जगह गए थे और कहाँ कहाँ घूमे। लेकिन तरुण की नजरें तो बार बार मीरा के चेहरे पर ही जा रही थी, और इस वक्त तरुण का चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो चुका था। कुछ देर बाद तरुण भी अपने कमरे की तरफ आ गया, और फिर जब उसने मीरा को उसके कमरे से बाहर निकलते देखा तो वो अगले ही पल उसे बाजू से खींचकर अपने कमरे में ले आया। मीरा तरुण की इस हरकत से चौंक गई, और इससे पहले कि वो चिल्लाकर सूरज को बुला पाती, तरुण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तरुण की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और तरुण मीरा की बाजू को मरोड़ते हुए कहने लगा, ये सब क्या है मीरा? तुम्हारा पति नामर्द निकला है क्या, जो वो अब तक तुम्हारी असलियत नहीं जान पाया है? मीरा ने गुस्से में आकर अपने एक पैर से तरुण के पेट पर वार किया, तो वो जैसे ही खांसते हुए मीरा से अलग हुआ तो मीरा ने साइड टेबल पर रखा फूलदान उठाकर उसकी ओर दे मारा, जो सीधा जाकर तरुण के हाथ पर लगा था। तरुण दर्द से हल्का सा चिल्लाया तो मीरा अपने चेहरे पर गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव सजाकर कहने लगी, कमीने इंसान, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तो तुम्हारे इरादे पहले ही समझ चुकी थी, बेशर्म कहीं के, तुम इसी लायक हो। तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे और मैं तुम्हारे जैसे जल्लाद की हो जाऊंगी? कभी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सूरज की हूँ, और बहुत ही जल्द मैं सूरज को भी तुम्हारे बारे में बता दूंगी। तरुण अपने हाथ को देख रहा था, क्योंकि उसके हाथ की ऊपरी ओर एक बहुत बड़ा जख्म हो चुका था। अगले ही पल तरुण ने आगे बढ़कर मीरा को गर्दन से दबोच लिया, और तब बाकी सब लोग लाउंज में बैठे खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सूरज लाउंज में बैठा अपने बड़ों को अपने हनीमून की तस्वीरें दिखा रहा था, और वो सब उन तस्वीरों को देखते हुए खुश हो रहे थे। वो सब इस बात से अनजान थे कि तरुण यहाँ मीरा का गला दबाते हुए जल्लाद बन चुका था। तरुण मीरा की गर्दन को दबोचते हुए और उसे अपने और भी करीब खींचते हुए कहने लगा, चुप, बिल्कुल भी चुप, गलती से भी दोबारा मेरे सामने अपनी जुबान मत चलाना, समझी ना? तुमने मुझे ठुकराया था ना, तो अब जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी चाहता हूँ, और तुम जो हवा में इतना उड़ रही थी ना, तुम्हारे सारे पंख तो मैं अपने नाखूनों से खींचकर उखाड़ लूंगा। और तुम क्या सूरज को इतना महान इंसान समझती हो कि तुम उसे बताओगी कि शादी से कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दिया था, और वो अपनी महानता दिखाते हुए खुशी खुशी तुम्हें गले से लगा लेगा और कहेगा, स्वीट हार्ट, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ था ना? ये कहते हुए तरुण जोर जोर से हंसने लगा, और अगले ही पल वो मीरा की गर्दन और जबड़े को दबोचते हुए कहने लगा, मत भूलो मीरा की मर्द मर्द ही होता है। तुम बस एक बार सूरज को सच्चाई बताकर तो देखो, फिर वो तुम्हारा क्या हाल करता है ये तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। इतना कहकर तरुण मीरा को छोड़कर चला गया, और तरुण के जाते ही मीरा झट से कमरे से बाहर आई और सामने लगी रेलिंग से टिक गई। मीरा रोती हुई अपने कमरे में जा रही थी, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि बार बार उसके कानों में तरुण के शब्द गूंज रहे थे। वो डर जो कुछ दिनों पहले खत्म हो चुका था, अब मीरा को फिर से वही डर सताने लगा था कि अगर सूरज को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। मीरा इस घर में सूरज के साथ और अपने ससुराल वालों के साथ तो रह सकती थी, लेकिन तरुण के साथ नहीं,
क्योंकि मीरा के मन में एक और बात घर कर गई थी कि अगर आज तरुण ने फिर से ऐसा कुछ कर दिया होता तो क्या होता। सूरज जब अपने कमरे में आया तो वो मीरा की ओर देखने लगा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और उन आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सूरज जल्दी से मीरा के पास आया और कहने लगा, क्या हुआ मीरा, तुम रो क्यों रही हो। मीरा को इस तरह से रोते हुए देखकर सूरज खुद भी हैरान था, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो मीरा सबके साथ ठीक थी और किसी ने उसके साथ कोई बात भी नहीं की थी, तो फिर ऐसी क्या वजह हो सकती थी कि वो रो रही थी। मीरा के रोने से तो सूरज का दिल तड़प उठता था, क्योंकि सूरज अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू नहीं। मीरा के पास आते ही सूरज ने मीरा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में थाम लिया और कहने लगा, क्या हुआ है मीरा, बताओ ना कि तुम रो क्यों रही हो। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या, या फिर तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है। सूरज लगातार मीरा से पूछ रहा था, तो मीरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं सूरज, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मैं थोड़ी सी परेशान थी। तब सूरज ने कहा, झूठ मत बोलो मीरा, अब तो तुम्हारे पापा की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, जो भी मसला है मुझे साफ साफ बता दो मीरा, वरना अब मजबूरन मुझे तुम्हें अपनी कसम देनी पड़ेगी। सूरज के मुंह से कसम देने की बात सुनकर मीरा थोड़ी सी घबरा गई और कहने लगी, अरे नहीं नहीं सूरज, मुझे कसम मत देना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। मीरा का दिल तो कर रहा था कि वो अभी के अभी सूरज को सब कुछ बता दे, लेकिन उसी वक्त तरुण की कही हुई बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। सच्चाई जानने के बाद क्या सच में सूरज मीरा को छोड़ देगा, ये ख्याल दिमाग में आते ही मीरा का रोम रोम कांप उठा था। इसलिए मीरा ने फिलहाल तो बात को टालते हुए कहा, मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी सूरज, लेकिन प्लीज अभी मुझे मजबूर मत करो। मीरा की इस विनती पर सूरज भी चुप हो गया था, लेकिन उस दिन के बाद वो अक्सर खामोश ही रहने लगा था। मीरा सारा दिन अपनी सास के साथ घर के कामों में बिजी रहती थी और वो जब भी कमरे से बाहर निकलती तो सबके साथ रहने की कोशिश ही करती थी, ताकि तरुण को उससे बात करने का मौका ही न मिले। तरुण भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था, ताकि वो एक बार फिर से मीरा का फायदा उठा सके, लेकिन अब उसे ऐसा मौका दोबारा मिल ही नहीं पाया था। सूरज जब शांत मन से फिर से ऑफिस जाने लगा तो उसके दिमाग में मीरा को लेकर कई बातें घूमने लगी थी। शादी की पहली रात और हनीमून के दौरान जो कुछ भी उसने महसूस किया था, अब वो सब कुछ सूरज के दिमाग में स्लो मोशन में चलने लगा था। अब तो सूरज भी चुपचाप सा रहने लगा था। पहले तो वो घर पर हर वक्त मीरा को तंग करता रहता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही चुप सा हो गया था। अगर कोई बात होती तो ही बोलता था, वरना घर आकर भी वो अपने लैपटॉप पर अपना काम करने में ही बिजी रहता था। अक्सर मीरा सूरज का इंतजार करते करते सो जाती थी और मीरा ने भी ये बात नोटिस की थी कि अब सूरज काफी खामोश रहने लगा है। अगर मीरा खुद उससे कोई बात करती तो वो मुस्कुरा देता था, वरना पहले की तरह वो मीरा से अपने प्यार का इजहार भी नहीं करता था। मीरा को शक होने लगा था कि कहीं तरुण ने सूरज को कुछ बता तो नहीं दिया और कहीं उसे किसी बात का शक तो नहीं हो गया। लेकिन इससे पहले कि तरुण सूरज को कुछ बता देता और सूरज मीरा के चरित्र पर सवाल उठाता, मीरा ने फैसला कर लिया कि वो खुद ही सूरज को सारी सच्चाई बता देगी। एक शाम की बात है, जब मीरा और सूरज की शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन सारी परेशानियों से जूझते जूझते मीरा के दिमाग से ये बात बिल्कुल भी निकल चुकी थी। लेकिन सूरज को सब कुछ याद था और जब वो घर आया तो वो मीरा के लिए बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आया था। लेकिन सूरज के लहजे में जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मीरा सूरज का हाथ थामकर कहने लगी, क्या बात है सूरज, आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहने लगे हैं? मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब आप इस रिश्ते से तंग आ चुके हैं। ये सुनकर सूरज ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मीरा, मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी, अपना दोस्त, अपना हमसफर समझता था और मुझे लगा कि तुम भी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगी। मैंने तो कभी भी तुम्हारे साथ बाकी मर्दों जैसा सख्त रवैया भी नहीं रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने अपने राज मुझसे छिपा कर रखे।
मीरा, जब तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानोगी, तब तक हम जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? फिर तो हमारा रिश्ता भी एक आम पति पत्नी की तरह ही हो जाएगा। बस पति आए तो पत्नी उसे खाना खिलाकर उसकी सेवा करे और फिर अपने बिस्तर पर उसे अपने सुकून का जरिया बनाए, और फिर अगली सुबह वही तू मैं शुरू हो जाती है। ये सुनकर मीरा ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, सूरज, मैं नहीं जानती कि मेरी बात सुनने के बाद आपका क्या फैसला होगा, लेकिन अब मैं इस बात को और ज्यादा समय तक छिपा कर नहीं रख सकती। इससे पहले कि आपको किसी और से सच्चाई का पता चले और आप मुझे गलत समझें, मैं आपको सारी हकीकत बता देना चाहती हूँ। इतना कहकर मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सूरज का हाथ थामकर खुद को हकीकत बताने के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन फिर जैसे ही मीरा ने अपने कांपते होठों से सच बताना शुरू किया, तो सूरज के हाथ भी मीरा के हाथ की तरह ठंडे पड़ने लगे और उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जब मीरा ने आंखें खोलकर सूरज को देखा, तो वो उसे हैरत से देख रहा था। बेशक सूरज को तरुण अपने सगे भाई जितना ही प्यारा था, लेकिन वो मीरा को झूठा भी नहीं कह सकता था। मीरा मुंह छुपाकर रोने लगी और कहने लगी, सूरज, आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मीरा सूरज को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी और वो उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मीरा के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद सूरज को मीरा पर नहीं बल्कि तरुण पर गुस्सा आया था। सबके सामने शरीफ दिखने वाला तरुण पीठ पीछे से इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? सूरज गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगा तो मीरा उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगी, प्लीज सूरज, इस वक्त कोई हंगामा मत करो। दोनों परिवार बाहर लाउंज में बैठे हैं। अगर ये सच्चाई उन तक पहुंच गई तो वो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन बहुत रोकने के बाद भी सूरज तरुण के कमरे में आया तो देखा कि उस वक्त तरुण अपने कमरे में अकेला बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, जबकि घर वालों को तो पता भी नहीं था कि तरुण सिगरेट पीता है। तरुण के पास तो शराब की बोतलें भी थी और वो सिगरेट फूंकते हुए मोबाइल में मीरा की तस्वीरें देख रहा था और अनाप शनाप बकते हुए मीरा को गालियां भी दे रहा था। दरवाजे के पास खड़े सूरज ने सब कुछ सुन लिया था और अगले ही पल उसने आगे बढ़कर तरुण को गर्दन से पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। सूरज ने तरुण के पेट में इतने घूंसे मारे कि वो दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाने भी लगा था। अच्छी खासी पिटाई करने के बाद सूरज तरुण के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश करने लगा तो तरुण कहने लगा, ये क्या कर रहे हो भाई, क्या हो गया है आपको? तब सूरज ने कहा, तरुण, अगर आज मुझ पर माँ पापा का एहसान नहीं होता ना, तो पता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर देता। मैं तो तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता था और तूने मेरी मीरा के साथ इतनी घटिया हरकत कर दी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। और तूने क्या सोचा था कि तेरे ऐसा करने से मैं मीरा को छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो मीरा आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी की पहले थी। अगर मेरा बस चलता ना, तो मैं तुझ जैसे घटिया इंसान का गला घोंटकर तुझे अभी के अभी यही खत्म कर देता, लेकिन माँ पापा के एहसानों ने मेरे हाथों को जंजीर कर रखा है। इतनी मार खाने के बाद तरुण दर्द से तड़पने लगा, लेकिन अभी भी वो अपना गुनाह कबूल करने के बजाय मीरा को गलत साबित करते हुए कहने लगा, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये मीरा झूठ बोल रही है। ये सुनते ही सूरज ने तरुण को एक और मुक्का मारा और कहने लगा, शट अप तरुण, अपनी जुबान को लगाम लगा, वरना अब तो मैं माँ पापा के एहसानों को भी भूल जाऊंगा। और खबरदार, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी मीरा का नाम भी लिया तो। सूरज का ऐसा रौद्र रूप देखकर तो मीरा बहुत ही ज्यादा डर गई कि अगर सूरज तरुण का ये हाल कर रहा है तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। थोड़ी देर बाद जब सूरज अपने कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि मीरा डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी, लेकिन सूरज ने आगे बढ़कर मीरा को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, पागल लड़की, तुमने मुझे उसी दिन बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है? सब कुछ अकेले ही सहती रही मीरा, तुम्हें अपने सूरज पर भरोसा नहीं था क्या? और तुम्हें क्या लगता था कि मैं इतनी छोटी सोच रखता हूँ कि गलत को गलत कहने के बजाय मैं तुम्हें छोड़ देता?
नहीं मीरा, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरी जान और मेरा प्यार भी हो। अरे पगली, तुम में तो मेरी जान बसती है। मैं तुम्हें परेशान करने वालों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए सूरज ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया, तो मीरा भी रोते हुए अपने दिल का सारा बोझ हल्का करते हुए सूरज के सीने में छिप गई थी। लेकिन अब उन दोनों के लिए तरुण के साथ एक ही घर में रहना आसान नहीं था, इसलिए कुछ दिनों के बाद सूरज ने दूसरे शहर में अपनी एक नई कंपनी शुरू की, जो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी थी। सूरज ने अपने माँ पापा से कहा, माँ पापा, मेरे लिए रोज रोज शहर के चक्कर लगाना इतना आसान नहीं है। मुझे अब उस कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना होगा, तो क्या मैं वहीं पर घर खरीदकर वहीं रह सकता हूँ? ये सुनकर सूरज के माँ पापा ने उसकी तरक्की पर अपनी खुशी जताई और कहा, हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन सूरज बेटा, तुम वहाँ अकेले रहोगे और मीरा यहाँ अकेली रहे, ये हमें मंजूर नहीं है। तुम ऐसा करो कि मीरा को भी अपने साथ ले जाओ, दोनों पति पत्नी एक साथ रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और इस तरह से हमें तुम्हारे खाने पीने की और तुम्हारी सेहत की चिंता भी नहीं होगी। सूरज भी यही चाहता था, लेकिन अपने माँ पापा से खुलकर बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उनके एहसानों तले दबा हुआ था। खैर कुछ दिनों बाद सूरज और मीरा दोनों इस घर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे और तब जाकर मीरा ने भी सुख का सांस लिया था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा और तरुण की शादी भी एक अच्छे परिवार में तय कर दी गई और अब तरुण भी मीरा को भूलकर अपनी मंगेतर गीता पर अपनी जान निछावर करने लगा था। तरुण को भी शादी की पहली रात अपनी होने वाली पत्नी से वही उम्मीदें थी जो हर लड़के को होती हैं, कि उसकी पत्नी की जिंदगी में उसके अलावा और कोई भी ना हो। लेकिन शादी की पहली रात चद्दर का सफेद रंग देखकर तरुण आग बबूला हो गया और उसने एक झटके से गीता को खुद से दूर कर दिया। तरुण ने गीता के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सब क्या है गीता, तुम पहले से ही किसी और के साथ। इससे आगे बोलने की तरुण की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि अब गीता के साथ उसका नाम जुड़ चुका था और गीता की बदनामी का मतलब था उसके खुद के परिवार की बदनामी हो जाती। गीता रोते हुए कहने लगी, प्लीज तरुण, मुझे तलाक मत देना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। मैं मर जाऊंगी तरुण, और मेरे माँ बाप भी मर जाएंगे, प्लीज मुझे तलाक मत देना। तरुण अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि बुरे कर्मों का नतीजा क्या होता है। सूरज और मीरा के जाने के बाद तरुण ने अपने परिवार के सामने बहुत इज्जत कमाई थी और वो गीता को तलाक देकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन वो अपना गुस्सा और नफरत हर रात गीता के साथ बिस्तर पर जरूर निकालता था। तरुण गीता को डरा कर रखता था और वो गीता के साथ अपने पाँव की जूती की तरह पेश आता था। वक्त एक बार फिर से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ मीरा और सूरज को बेटा नसीब हुआ, तो दूसरी ओर भगवान ने तरुण को बेटी के बाप बनने का वरदान दे दिया। जब तरुण ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि तरुण का अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। लेकिन अब उसने अपनी बेटी की खातिर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी। ये समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे तरुण की बेटी उसकी आंखों के सामने बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे वो एक अजीब सा डर महसूस करने लगा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके और मीरा के घर वाले यही कहते थे, अरे तरुण बेटा, तुम्हारी बेटी में तो हमें मीरा का बचपन दिखता है और वो हमें बिल्कुल मीरा की तरह ही लगती है। और ये सुनकर तो तरुण और भी ज्यादा परेशान हो जाता था। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब तरुण की बेटी सुमन कॉलेज तो गई, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। गीता ने रोते हुए तरुण को फोन किया तो तरुण कहने लगा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कॉलेज जाकर पता करता हूँ। और फिर तरुण बड़ी मुश्किल से कॉलेज पहुँचा और उसने पूरा कॉलेज छान मारा, लेकिन उसे उसकी बेटी कहीं भी नहीं मिली। तरुण ने जब गार्ड को पूछा तो वो कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ भाई, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, क्या पता किसी आशिक के साथ भाग गई होगी। लेकिन जैसे ही तरुण वापस जाने के लिए पलटा तो उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाई दी और ये आवाज कॉलेज की बिल्डिंग में ही गूंज रही थी।
तरुण ने वॉचमैन को धक्का दिया और खुद भागते हुए अंदर दाखिल हो गया और देखा तो सुमन की चीखों की आवाज प्रिंसिपल के ऑफिस से ही आ रही थी। इससे पहले कि सुमन के साथ कुछ बुरा हो जाता, तरुण वहां पहुंच चुका था और उसने प्रिंसिपल को पीट कर अधमरा कर दिया था। तरुण अपनी बेटी को वहां से वापस तो ले आया था, लेकिन सुमन की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। और फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो वो कहने लगी कि सुमन को 3-4 महीने तक लगातार इलाज की जरूरत है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे और मीरा और सूरज भी शहर से आ चुके थे। और तब तरुण मीरा के कदमों में घुटनों के बल बैठ गया और उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, आज वो सब कुछ पलटकर मेरी बेटी के साथ हो रहा है। ये तो भगवान की कृपा है कि सुमन की इज्जत बच गई, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। ये सब मेरा ही किया धरा है, जो आज फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। प्लीज मीरा, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए तरुण ने मीरा के कदमों में अपना सिर झुका लिया, तो तरुण के मुंह से ये शब्द सुनकर और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर मीरा की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि किस तरह से एक बाप अपनी बेटी के लिए तड़प तड़प कर रो रहा था। और वैसे भी सुमन तो मीरा को अपने बेटे की तरह ही प्यारी थी, इसलिए मीरा ने एक गहरी सांस लेते हुए तरुण की ओर देखा और फिर कहने लगी, फिक्र मत करो तरुण, क्योंकि मीरा ने आज तक कभी भी तुम्हें या तुम्हारी बेटी को बद्दुआ नहीं दी है। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी बेटी की इज्जत बच गई, वरना हर लड़की को सूरज जैसा जीवन साथी नसीब नहीं होता। तुम अपनी बेटी की खातिर सुधर गए हो और तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, मेरे लिए तो यही काफी है। और सुमन की फिक्र तुम मत करना, क्योंकि आज से तुम्हारी बेटी की शादी का जिम्मा मैं अपने सिर लेती हूँ और तुमसे ये वादा भी करती हूँ कि उसके लिए सूरज से भी अच्छा जीवन साथी ढूंढ कर लाऊंगी। और फिर जैसे ही सुमन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो सुमन ने अपने शहर में ही अपनी सहेली के डॉक्टर बेटे से उसका रिश्ता करवा दिया। और तब तरुण को ऐसा लगा जैसे कि वो अभी के अभी जमीन में समा जाएगा, क्योंकि पूरे परिवार में ये बात फैल चुकी थी कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने सुमन की इज्जत पर हाथ डाला है और सुमन की इज्जत बर्बाद हो गई है। और अगर इज्जत खराब नहीं भी हुई है तो भी कौन करता सुमन से शादी। ऐसे में मीरा के इस एहसान ने तो तरुण को ऐसा शर्मिंदा किया था कि वो फिर कभी भी अपनी नजरें उठाकर मीरा की ओर देख नहीं पाया था। लेकिन अब तरुण के दिल में मीरा के लिए इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो मीरा को किसी देवी से कम नहीं मानता था। खैर, कुछ दिनों बाद सुमन की शादी उस डॉक्टर से हो गई, तो सूरज और मीरा सुमन को लेकर वापस शहर आ चुके थे। शहर आने के बाद सुमन के मायके का हर फर्ज सूरज और मीरा ही निभाते थे और आज सुमन अपने डॉक्टर पति के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रही है। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।